जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइटवे वनडे एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास शुरू की जा रही है। पिछली क्लास जो मैंने आप लोगों को अपलोड की 3 पार्ट, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिएगा। ये जो क्लास है मुख्य रूप से जीआईसी प्रवक्ता हेतु चलाई जा रही है, लेकिन जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे आपका एसएससी है, रेलवे है, यूपीपी है, यूपी ट्रिपल एससी है, या जितनी भी महत्वपूर्ण कक्ष जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारियां आपको दी जा रही हैं वो सीधे आप तक पहुंचे। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पुरानी जो क्लास है उसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा और आज हम लोग उसी के आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज का जो अध्याय है वो है आद्य ऐतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक में क्या था कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था, एक ऐसा समय था जब मनुष्य और पशु लगभग बहुत करीबी होते थे, या ये कह सकते हैं कि मनुष्य पशु तुल्य था, पशुओं से उसकी तुलना की जा सकती थी। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है, जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बीत जाते हैं, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी सभ्यता अस्तित्व में आती है। एक बहुत बड़ी सभ्यता जो है वो सामने आती है, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। आज हम लोग सिंधु सभ्यता पर ही बात करेंगे। और सिंधु सभ्यता के बारे में पहले तो कुछ बेसिक बातें, कुछ जो कह सकते हैं कि सामान्य जो तथ्य हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता अगर हम बात करें तो इसके कई सारे नाम हैं। इसको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, जो सिंधु सभ्यता है, इसको सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जब इस सभ्यता का पता चला तो आरंभिक साक्ष्य जो है वो सिंधु नदी के किनारे किनारे पाए गए थे। जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल वगैरह मिले हैं वो सब जो है सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। कहने का मतलब कि पुरानी काफी सारी सभ्यताएं, आप जिस भी सभ्यता को, पुरानी सभ्यता को देखेंगे, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जैसे आज घरों में समरसेबल लगा होता है, तो आपको पानी की आवश्यकता है तो आपने समरसेबल चला लिया, अब आपको पानी मिल गया, जितनी आवश्यकता है उतना आपने पानी निकाल लिया। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं उनका विकास किसी न किसी नदी के किनारे होता था, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि नदियों के किनारे होने से कई लाभ होते थे। जैसे लोगों को अगर खेती करना है तो उसके लिए नदी के किनारे होने के कारण उन्हें पानी मिल जाता था सिंचाई के लिए। इसके साथ साथ पेयजल की व्यवस्था हो जाती थी, पीने का पानी उपलब्ध हो जाता था। साथ ही साथ अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, किसी चीज का उत्पाद किया है, तो आप उसे डोंगी, या जो जिसे बेड़ा कहा जाता है, या नाव कह सकते हैं, नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका व्यापार किया जा सकता था, यानी उसको बेचा जा सकता था, क्रय विक्रय किया जा सकता था। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जो नदी मार्ग होता था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता था। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे कि पीने का भी पानी मिल गया, खेती का भी पानी मिल गया, हर तरह की जो है कह सकते हैं आराम रहता था, यातायात का भी हमको साधन मिल गया कि हम कहीं पर अपने सामान को बेचने जा सकते हैं। इसीलिए जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, पहले जितनी भी सभ्यताएं पुरानी रही हैं, चाहे वो आप बेबीलोन की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे रही, तो जितनी भी पुरानी सभ्यताएं रही हैं उन सारी की सारी सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ था। इसीलिए इसे, चूंकि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए, सिंधु ही नहीं, सिंधु के साथ साथ सरस्वती नदी के किनारे से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसको एक नाम ये भी दिया जाता है सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता। दूसरा नाम इसका जो आता है वो क्या आता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। यानी सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु के 7 सहायक नदियां थी, या तो सिंधु नदी के किनारे से साक्ष्य मिला है, या सिंधु नदी की जो 7 सहायक नदियां हैं उनके किनारे से। तो सिंधु की 7 सहायक नदियों के किनारे से साक्ष्य मिलने के कारण इसे कहा जाता, एक नाम और दिया जाता है, इसे सप्त सैंधव सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त सैंधव सभ्यता। तो ये याद रखिएगा,
कि चाहे आपको तीन नाम यहां पर दिखे ना, एक तो सिंधु सभ्यता कहा गया, दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, तीसरा सप्त सैंधव सभ्यता। सप्त माने सात, तो जो सात सिंधु की जो सहायक नदियां थी उसके किनारे से भी साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे सप्त सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो यूनान के लोग थे, यूनानी लोग या यूनान के रहने वाले, ये क्या करते थे, सिंधु नदी को सिंधु नहीं कहते थे, इसको इंडस कहा करते थे। क्या कहते थे, इंडस। इसीलिए इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो एक नाम आपको यह भी याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पुरानी क्लास में मैंने आपको बताया है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का। लेकिन जब सिंधु सभ्यता का काल आता है, यानी आद्य ऐतिहासिक समय आता है, तो इस समय लोगों ने क्या किया, तांबे के साथ टिन को मिलाना शुरू कर दिया। और जब आप तांबे में टिन मिलाएंगे तो कौन सी धातु बनती है, कांस्य या कांसा। तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा, क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे साक्ष्य मिलने के कारण। सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी उस समय अस्तित्व में थी और सरस्वती नदी के किनारे से भी इसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। इसके बाद सिंधु नदी और उसकी सात सहायक नदियों के किनारे से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो इसे सप्त सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। यूनान के लोग सिंधु नदी को सिंधु न कहकर इंडस कहा करते थे, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता है वो उस समय के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा भी बनाना सीख गए थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब एक लाइन और याद रखिएगा, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्रमुख और पहला नगर था जिसकी खोज हुई थी वर्ष 1921 में, वो हड़प्पा था। जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी का जो है का पहला नगर था, प्रमुख नगर था जिसकी खोज हुई थी। तो इस नगर के नाम पर इस पूरी सभ्यता को भी संबोधित कर दिया जाता है, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है। कुल कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। इनमें सबसे पुराना जो वेद है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी हड़प्पा सभ्यता का वर्णन मिलता है, लेकिन वहां पर इसे हड़प्पा नहीं कहा गया है, वहां इसे एक नाम दिया गया है, इसे कहा गया है हरियूपिया। तो सवाल ये भी कर सकता है आपसे कि सिंधु सभ्यता को कहां पर हरियूपिया कहा गया है, तो ऋग्वेद के अंदर कहा गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से नोट करते चलिए, सविस्तार एक एक चीज आप लोग दिमाग में बसाते चलिए। देखिए, जो सिंधु सभ्यता है इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की श्रेणी में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है कि इसके पहले का जो काल था वो प्रागैतिहासिक था। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है कि इसका कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है। साहित्यिक मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसी किताब नहीं है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला है जो उस समय के बारे में बताए, लेकिन इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को किस में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है इस समय चीजें लिखी हुई पाई गई हैं। ठीक है, यानी उनका जो वर्णन है लिखित रूप में मिलता है, काफी सारी बातें हैं जो लिखी हुई मिली हैं। इस समय जो कुछ भी लिखा गया है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इस समय जो है चीजों को लिखा तो गया है, यानी लिपियां तो मिली हैं, लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रागैतिहासिक न कहकर इसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि जो सिंधु सभ्यता है उस समय जितनी भी जो भी लिखा हुआ था वो उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। कारण क्या है, इस समय की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। अगर कभी भी क्वेश्चन करता है कि सिंधु सभ्यता में जो लिखावट मिली है या जो कुछ भी लिखा हुआ मिला है वो कैसा है, तो आप कह सकते हैं कि वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब ये होता है
कि उसे अभी भी उसमें चित्र वगैरह पाए गए हैं। 64 तरह के चिन्ह हैं जो उसमें मिले हैं, यानी जो शब्द हैं 64 तरह के शब्दों का प्रयोग जो है उस समय के लोग करते थे, लेकिन आज भी हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ये ध्यान रखना है कि इस समय की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, और इसमें जो पहली लाइन है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। पहली लाइन कैसे लिखी जाती थी, बाएं तरफ से बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और जो दूसरी लाइन थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर। इस टेक्निक को एक शब्द दिया गया है, इसी को कहा जाता है बाउस्ट्रोफिडन। क्या कहते हैं, बाउस्ट्रोफिडन। जैसे उदाहरण के लिए बाउस्ट्रोफिडन, बाउस्ट्रोफिडन। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कोई आदमी हिंदी लिखता है तो इस तरह से लिखता है, जैसे हम अपना नाम लिख रहे हैं शराफत, तो ये इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अपना पूरा नाम लिखने के लिए हम आधी दूरी तक क्या कर रहे हैं, उर्दू का प्रयोग कर दे रहे हैं। आप देखो उर्दू उधर से इधर लिखी जा रही है, यानी अपोजिट लिखी जा रही है। तो सिंधु सभ्यता की ये थी कि पहली लाइन तो बाएं से दाएं की ओर और दूसरी लाइन जो है बाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसी को क्या कहा जाता है, बाउस्ट्रोफिडन कहा जाता है। तो कभी भी आपसे पूछे बाउस्ट्रोफिडन लिपि का संबंध या बाउस्ट्रोफिडन शैली का संबंध किस सभ्यता से था, तो आप कहेंगे उसका संबंध है सिंधु सभ्यता से। चलिए अब बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में कुछ और तथ्य की। जैसे आपको पता है कि जो सिंधु सभ्यता है इसे विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। ये नगरीय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, आज जो भी चीजें आप देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, चौराहों को देख रहे हैं, इसके अलावा आप मकानों को देख रहे हैं, पक्की ईंट के बने हुए मकानों को देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर देख रहे हैं। आज आप जो है फूड को स्टोर करने के लिए फूड स्टोरेज वगैरह बने होते हैं। ये सारी चीजें जो भी आज आप देख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आज से लगभग 4500 साल पहले हमारे यहाँ मौजूद थी। इसीलिए इसे विश्व की पहली नगरीय क्रांति कहा जाता है। कभी भी कहा जाए कि विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो आप कहेंगे सिंधु सभ्यता को। अब देखिए कालक्रम की अगर बात करें तो इस पर बहुत सारे अलग अलग विचारकों के अपने अपने मत हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य काल है, सर्वमान्य मतलब जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला काल है, वो माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। पहले क्या होता था, पहले ईसा पूर्व चलता था। आज जैसे ईसवी चलता है, ठीक है, तो आज ईसवी चल रहा है, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी घटनाएं होती थी, उनके जन्म के पूर्व की जो भी घटनाएं होती थी, उनको ईसा पूर्व में रखा जाता था। माना जाता है कि जब ईसा का जन्म हुआ तो उससे 2350 साल पहले ये सभ्यता अस्तित्व में आई थी, और उनके जन्म के मतलब 1750 साल पहले ये खत्म भी हो गई थी। ठीक है, हालांकि इस संबंध में काफी सारे विचारकों के अलग अलग मत हैं, तो वो हम आपको बताएंगे कि किस विचारक ने कौन सा क्रम बताया है। फिलहाल आपको एक कहानी के तौर पर इसको समझना है कि ये जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार 2350 में हुआ और ये 1750 में पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इसके विस्तार की बात करते हैं। इसका जो विस्तार क्षेत्र है, यानी जो ये क्षेत्र विस्तार है, कहां तक फैली थी, तो इसके अगर विस्तार की बात करें तो ये सभ्यता 3 देशों तक फैली थी। ये आप ध्यान रख लें कि ये जो है कितने देशों तक फैली है, 3 देशों तक फैली है। इनमें से पहला देश तो है भारत और दूसरा देश जो है वो है पाकिस्तान, दूसरा देश हो जाएगा पाकिस्तान और तीसरा देश हो जाएगा अफगानिस्तान। अब इन 3 देशों से इस सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। और अगर कुल क्षेत्र की बात करें कि कुल कितने क्षेत्र तक फैली थी, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। यानी ये सभ्यता 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसी तरह से एक बात और ध्यान रखना है कि जब भारत का विभाजन हो गया, यानी भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, जब भारत का टुकड़ा टूटकर पाकिस्तान अलग हो गया,
तो उसके बाद भारत में 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बचा, यानी 12 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आज भी भारत में है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ अक्सर पूछा जाता है कि ये बताइए जो सिंधु सभ्यता है इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस देश के पास है? तो आज भी इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो भारत के पास है, और भारत में इस सभ्यता के कह सकते हैं सर्वाधिक स्थल मिले हैं। यानी एक सवाल करता है कि सबसे ज्यादा जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो कहां से मिले हैं? तो सर्वाधिक स्थल भारत से मिले हैं, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान है। अब यहां पर जो सर्वाधिक स्थल है भारत से मिले हैं, भारत में सर्वाधिक स्थल जो है वो कहां से मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य से। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं वो गुजरात राज्य से मिले हैं। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं। दोस्तों, इसके आगे की वीडियो आप लोगों को फिर से अपलोड की जाएगी। आप सभी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं।